हेलो एवरीवन। आज पॉलिटी की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसा कि 4 चैप्टर हमने लक्ष्मीकांत पॉलिटी के पूरे कर दिए हैं, आज इस लेक्चर में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 5th चैप्टर के बारे में देखेंगे। उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है, कैसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं और कौन कौन से एमसीक्यू हमसे पूछे जा सकते हैं, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। देखो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा रीच बढ़ेगा, लोगों तक हम ईज़िली पहुंच सकेंगे और चीज़ें आसानी से हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो पहले चैप्टर के पहला पॉइंट क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या बताता है यूनियन और इट्स टेरिटरी में, क्या बताया गया है? देखो, आज हम जिक्र करने वाले हैं आर्टिकल 1, 2 एंड 3 के बारे में कि किस तरह से ये यूनियन और इट्स टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करता है। पहली चीज़ तो यहाँ पर आगे अगर हम देखेंगे तो इंडिया दैट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता ही होना चाहिए किस तरह से इसमें वर्क होता है। देखो क्या है, अगर आप देखेंगे तो यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको पता हो जाएगा तो चीज़ें ईजिली आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड का यूज़ होने का मतलब है कि इंडिया दैट इज़ अ भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया दैट इज़ अ भारत, मतलब यहाँ पर इंडिया और भारत दोनों वर्ड लिए गए हैं। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो चाहते थे भारत वर्ड को इनेक्ट किया जाए क्योंकि ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, और कुछ चाहते थे जो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, वो इंडिया वर्ड को चाहते थे। मगर हमारे अंबेडकर साहब ने क्या किया, इंडिया दैट इज़ अ भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, पूरा सेंटेंस इस तरह से यूज किया। तो पहली चीज ये आती है, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्यों यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब यूनियन जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। कोई भी स्टेट के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो सिसीड कर सके, ठीक है। इंडिया से अगर किसी भी स्टेट को सिसीड करना है तो उसके पास ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है। पार्लियामेंट क्या करती है, अगर कुछ इनक्लेव किसी फॉरेन कंट्री को देना है तो ऐसा इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। मगर बेरूबरी यूनियन केस अभी हम आपको बताएंगे। बेरूबरी बेरूबरी यूनियन केस 1960 में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, ओ सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर कुछ टेरिटरी या कुछ पार्ट इंक्लेव बांग्लादेश को देना है, क्योंकि बांग्लादेश से रिलेटेड एक केस चल रहा था, तो अगर बांग्लादेश को देना है तो आपको क्या है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट की। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, कॉन्स्टिट्यूशन इस पर हमारा साइलेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूनियन वर्ड क्यों हुआ। हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्स कास्ट देखने को मिलेंगी, डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। डाइवर्सिटी का यहाँ मतलब है कि बहुत सारे कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, रिलीजियन है, तो इस पे भी यूनियन वर्ड को प्राइमेसी दी गई। और स्ट्रॉन्ग सेंटर वर्ड क्यों आया, स्ट्रॉन्ग सेंटर वर्ड इसलिए आया कि स्टेट की बाउंड्री जो है वो कॉमन किसी स्टेट के द्वारा नहीं बदली जा सकती, केवल पार्लियामेंट ही बदल सकता है। अदर इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों को याद रहती है कि यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड क्यों यूज हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा बच्चे कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि इमरजेंसी के टाइम पर सारी पावर यूनिटरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है, मतलब सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है। तो ये चीज आपको बिना कंफ्यूजन के आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे, अगर आपको देखना है, जैसे आपको कंफ्यूजन है कि फेडरल फीचर क्या होते हैं और यूनिटरी फीचर क्या होते हैं, तो आप देखोगे फेडरल फीचर में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये फेडरलिज्म को प्रमोट करता है।
फेडरल फीचर में पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है। अब रिटन का मतलब हो गया कि सेंटर के द्वारा इजीली नहीं बदले जा सकते। सेवेंथ शेड्यूल जो दिया है उसमें क्लियर एलोकेशन ऑफ पावर दी है कि सेवेंथ शेड्यूल के अंदर यूनियन में कौन सी लिस्ट आएगी, स्टेट में कौन सी लिस्ट आएगी, और कौन करेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी जिस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं। मतलब अगर बच्चों की फॉर्म में अगर समझें तो सेवेंथ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का एक, जिसमें 3 लिस्ट दी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। मान लीजिए मैरिज से रिलेटेड लॉ बनाना है डिवोर्स से, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। अब मैरिज से रिलेटेड अगर लॉ सेंटर ने बना दिया तो इसका प्रिवेल करेगा, स्टेट का जो है डिमनिश हो जाएगा। अब वाटर है, पुलिस सब्जेक्ट जो है स्टेट का है। अब स्टेट के सब्जेक्ट पर यूनियन जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसमें सुप्रीम कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा इंडिया की जो पॉलिटी है वो क्वासी फेडरल है। मतलब सेवेंथ शेड्यूल में ऐसे प्रोविजन दिए हैं कि कुछ पावर स्टेट्स को भी दी गई है, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ड्यूल पॉलिटी है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है। डिवीजन ऑफ पावर मैंने बता दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ऑल लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, और एक पॉइंट और है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म भी फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो ये जो चीजें हैं आपको क्या है फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट करती हुई दिखेंगी। इसका अगर एक स्क्रीनशॉट मैं बनाकर उस पर डाल दूंगा इंस्पायर आईएएस के चैनल पर, या फीडबैक आईएएस के चैनल पर, मैं किस पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डाल देंगे, और आपको टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे कि फेडरल फीचर क्या क्या होते हैं। अभी आप केवल सुन लीजिए, जितना अच्छे से सुनेंगे उतना इजीली आपको याद होगा। तो फेडरल फीचर क्या क्या होते हैं। पहला फीचर मैंने बताया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या खासियत है कि इस सेंटर जो है इजीली स्टेट के प्रोविजन चेंज नहीं कर सकती। ड्यूल पॉलिटी है, मतलब स्टेट और सेंटर डिवाइड है। और डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब सेवेंथ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर दी गई है। और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहेगा वही होगा। ऐसा नहीं है सेंटर ने कोई चीज बदल दी तो मान ली जाएगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलेगी, जुडिशरी अपने हिसाब से चीजें चलती है, और बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रोविजन क्या है फेडरल फीचर को प्रमोट करते हैं। जबकि अगर आप यूनिटरी फीचर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे है, स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या है कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो यूनियन लिस्ट में है, जैसे कम्युनिकेशन और फॉरेन से रिलेशन, ये सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में आते हैं। रेजिडोरी पावर भी यूनियन लिस्ट में आती है। रेजिडोरी पावर क्या होती है, जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है वो रेजिडोरी पावर होती है। जैसे साइबर क्राइम, साइबर से रिलेटेड लॉ, जैसे तुम्हारा सर्विस सेक्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, तो इसमें सेंटर के पास इसमें बहुत सारी पावर दी गई है। तो ये सब चीजें क्या है यूनिटरी फीचर में देखने को मिलती है। इमरजेंसी प्रोविजन आप जानते ही हैं, जब इमरजेंसी प्रोविजन में आप देखेंगे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस केस में क्या होता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है। इंडिया एज ऑलमोस्ट कॉल्ड यूनिटरी। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर देख लो, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है सेंटर के द्वारा होता है स्टेट में, ये भी यूनिटरी फीचर का पार्ट है। ऑल इंडिया सर्विसेज देख लो, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, और सिटीजनशिप देख लो। इससे रिलेटेड मैं आपको एक पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमने चीजें देखी, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है, और फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर क्या क्या है। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आगे क्या बताया गया है। कंट्री डिस्क्राइब एज अ यूनियन ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इन फेडरल स्ट्रक्चर। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल प्रोविजन दिए गए हैं, और जो हमारा कंट्री है एज अ यूनियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो सिसीड कर सकें, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से हमारा इंडिया जो है वो फेडरल ऑफ स्टेट नहीं है कि स्टेट के एग्रीमेंट से नहीं बना है। जैसे मान लीजिए यूएसए में बहुत सारे स्टेट मिलकर आए और उन्होंने कहा कि हम यूएसए का निर्माण करेंगे, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसका यूएसए का निर्माण करेंगे। इंडिया में क्या, इंडिया ने क्या किया, बहुत सारी रियासतों को अपने अंदर मिलाया। तो मतलब इनके पास नो राइट टू सिसीड, मतलब आपको यहां से सिसीड करने की पावर नहीं है, अलग होने की पावर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज
आप यहाँ पर जान लो, जो मैं बताना आपको भूल गया था, एस आर बोमई केस हुआ था, एस आर बोमई केस। ठीक है, अगर एस आर बोमई केस देखेंगे 1994 का, तो एस आर बोमई केस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बताया गया कि जो फेडरेशन है या फेडरलिज्म है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंदा भारती केस में कहा था कि पार्लियामेंट के द्वारा सारे प्रोविजन बदले जा सकते हैं, मगर जो बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहा है उसको पार्लियामेंट स्पेशल और सिंपल मेजोरिटी से नहीं बदल सकती। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन बताए गए। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये इंडिया को एज ए डिस्क्राइब किया जाता है यूनियन, मगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया इज अ फेडरल इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में फेडरल है, सेवेंथ शेड्यूल है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट की पावर इजीली नहीं बदली जा सकती। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्या बताया गया है, आर्टिकल 1 को बहुत इजीली आप ले लेते हैं, कहते हैं इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, टेरिटरी ऑफ स्टेट भी आता है, यूनियन टेरिटरी भी आता है। और यहाँ पर आगे क्या बताया गया, टेरिटरी वो जो गवर्नमेंट एक्वायर करती है बाद को, आजादी के बाद। क्या है टेरिटरी ऑफ स्टेट, इंडिया क्या है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी के बारे में बेसिक चीज आपको बता दूं नए बच्चों को, यूनियन टेरिटरीज वो होती हैं जहां पर सेंटर डायरेक्टली अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत सारी पावर होती है। यूनियन टेरिटरी दो टाइप की होती है, एक यूनियन टेरिटरी होती है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, सच एट दिल्ली और पुदुचेरी। एक यूनियन टेरिटरी होती है जिसमें केवल मेयर चुना जाता है, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, जिसे सेंटर क्या है पूरा गाइड करती है। और प्रेसिडेंट क्या है उसमें, गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेंगे। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन देखने को अगर आपको देखना है तो आर्टिकल 239 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन टेरिटरी से रिलेट करता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बताई गई है, स्पेशल प्रोविजन। यहाँ पर कहा गया है कि मान लेते, देखो ये चीज यहाँ गलत है, 28 स्टेट 9 यूनियन टेरिटरी। अब क्या है, 28 स्टेट देखने को मिलेंगे और आपको जो है 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी। 8 यूनियन टेरिटरी क्या क्या मतलब है, 8 यूनियन टेरिटरी का यहाँ मतलब है कि 2 यूनियन टेरिटरी जैसे दादर एंड नागर हवेली, और ये देखो आप, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को यहाँ पर क्या किया गया था, आपस में मिला दिया गया था। तो इसलिए बाकी स्टेट में ये स्पेशल प्रोविजन, देखो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन क्या होता है, अगर स्पेशल प्रोविजन आप देखोगे तो स्पेशल प्रोविजन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हर स्टेट, मतलब कुछ स्टेट जैसे हमारे ये स्टेट हो गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, ये स्टेट हो गए, यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन का क्या मतलब है कि टेम्परेरी ट्रांजिशन कुछ प्रोविजन रखे गए हैं ताकि वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। जैसे नागालैंड, अब नागालैंड से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन में आर्टिकल है, आर्टिकल 371 ए। आपको 371 ए में देखने को मिलेगा कि किस तरह से नागालैंड में स्पेशली चीजें दी गई हैं। नागा को कस्टमरी राइट है, नागा को मैरिज से बनाने के लिए लॉ अलाउ करता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्राइबल का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप अदर जगह देखोगे तो ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या है कि आपको कस्टमरी राइट नहीं है कि कोई भी आया और कहना चाहता है कि हम अपने कस्टम को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको चीज पता होना चाहिए। जैसे कि आसाम से रिलेटेड आर्टिकल 371 बी है, तो ये सब प्रोविजन एक सेपरेट चैप्टर में आता है, इसमें उसमें डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, इन्होंने ओवरव्यू दिया है। तो स्पेशल प्रोविजन इसको कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट बताया गया टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो होता है वो कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा होता है, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो लेटर बाद को जो है कुछ स्टेट एक्वायर किए, कुछ लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर की है फ्यूचर में, उसके लिए वर्ड यूज होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। जबकि यूनियन ऑफ इंडिया उस टाइम पर वर्ड यूज हुआ था जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था और हमने 500 रियासतों को एक्वायर किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस तरह की चीज को यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। टेरिटरी वर्ड को वाइडर कोनोटेशन दी गई, क्यों दी गई कि जो बाद को एक्वायर किया गया था, एक्वायर करने का मतलब है बाद को हमने बहुत सारी टेरिटरी बांग्लादेश से ली और बांग्लादेश को कुछ दी, तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया उसको हमने क्या कहा, टेरिटरी ऑफ इंडिया कहा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या, अब यही बात यहां बताई गई है कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हम किसी भी कंट्री की फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं, और उस टेरिटरी को एक्वायर करने का क्या प्रोविजन होगा, जैसे ट्रीटी बेस पर एक्वायर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, किसी ने हमें कोई चीज गिफ्ट दे दी, मान लो कुछ इंक्लेव, बांग्लादेश ने कहा ये इंक्लेव जो है छोटे छोटे आइलैंड जो है हम आपको गिफ्ट देते हैं, तो इंडिया ने कहा कि हम कुछ आइलैंड आपको भी गिफ्ट देना चाहते हैं जिससे लैंड का बॉर्डर जो है मैनेज कर सकें। मगर सुप्रीम कोर्ट में केस गया 1960 में, बेरूवरी केस ने कहा कि आप ऐसे किसी को सिंपल मेजॉरिटी ट्रीटी या परचेज गिफ्ट के आधार पर किसी को भी आप नहीं दे सकते, आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में एक लॉ पास कराना होगा और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होगा कि यहाँ यहाँ ये चेंज किए गए थे। ये चीज जानना जरूरी है जो मैं शब्दों में बता रहा हूँ, लिखी हुई चीज तो आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में बताई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड भी किया है मैंने, आपको ये जान लेना चाहिए। देखो आर्टिकल 2 क्या बताता है, दो पावर आर्टिकल 2 देता है। पहली पावर क्या है कि पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट है, और दूसरी पावर क्या, पावर टू स्टेबलाइज न्यू स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट फर्स्ट प्रोविजन है, वो फर्स्ट प्रोविजन कहता है स्टेट के पास फर्स्ट रिफर टू एडमिशन ऑफ स्टेट विच ऑलरेडी एग्जिस्टेंट। मान लो कोई भी स्टेट है, जैसे मान लो ये है हमारा कोई स्टेट, अब इस स्टेट में से हम नया स्टेट बनाना चाहते हैं, तो ये इंटरनल एडजस्टमेंट हो गया। मगर जो दूसरा प्रोविजन है पार्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको रट लेना। दूसरा प्रोविजन है, तो ये क्या कहता है कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब ये एक्सटर्नली एडजस्टमेंट से कहता है, मतलब कि आपको किसी ने कोई टेरिटरी दी, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए और उसको इंडिया में मिला लिया, तो ये एक्सटर्नल एडजस्टमेंट को कहता है। जबकि आप पहला प्रोविजन देखेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस रखता है, उसको कहता है। जबकि आर्टिकल 3 देखेंगे और कंपेयर करेंगे आर्टिकल 2 और 3 का, तो आर्टिकल 3 इंटरनल एडजस्टमेंट से करता है, मतलब आप री एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश को री एडजस्ट किया था और बहुत सारी टेरिटरी जो थी नागपुर वगैरह विदर्भा रीजन की, जो हमने महाराष्ट्र को दे दी थी, तो ये इंटरनल री एडजस्टमेंट कहता है आर्टिकल 3। और आर्टिकल 2 जो कहता है कि अगर हम फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करते हैं उसके रिलेटेड क्या प्रोविजन होगा। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना, यूपीएससी ये बहुत पूछती है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, पहली चीज क्या है, फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लाइज, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज हुआ है, ये क्या इंप्लाई करता है। देखो इसमें आंसर तो इन्होंने दे दिया, इन डिस्ट्रिक्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन यूनियन। हम पूरा पढ़ लेते हैं, ए में क्या दिया है, स्टेट्स आर फ्री टू सीसीड, कहीं नहीं। मैंने आपको पहले बताया स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो सेंटर से अलग हो सके। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ही है कि स्टेट जो है आपस में बधे हुए हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन और इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं। आप ऐसा नहीं देखोगे कि यूएसए की तरह डिस्ट्रक्टिबल स्टेट हैं, डिस्ट्रक्टिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। स्टेट ज्वाइन टू म्यूचुअल एग्रीमेंट, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते आपस में। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ इंडियन यूनियन, ये बिल्कुल सही है, इंडियन यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी है, उसमें डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। इंडिया इज अ कन्फेडरेशन, गलत, ये यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में है। यूएसए जो है वो बहुत सारे स्टेट को मिलाकर बना, इसलिए उसे कन्फेडरेशन का वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री पूछा, यूनिटरी कंट्री नहीं पूछा यहाँ पर।
तो फेडरल कंट्री के क्या क्या प्रोविजन होंगे? डिवीजन ऑफ पावर, मैंने बताया कि 7th शेड्यूल के अंदर स्टेट की लिस्ट अलग है, सेंटर की लिस्ट अलग है, और अगर आप देखेंगे ये कॉन्करेंट लिस्ट अलग है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, मगर ओवरऑल प्रिवेल किसका करेगा? अगर सेंटर ने कोई लॉ बना दिया तो आप सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो डिवीजन ऑफ पावर है, ये फेडरेशन को प्रमोट करता है, ये बिल्कुल सही है, ये एज अ फेडरल कंट्री शो करता है। सिंगल सिटीजनशिप, भाई इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप इसलिए नहीं है कि आप फेडरेशन को प्रमोट करेंगे, सिंगल सिटीजनशिप शो करती है इंडिया इज अ यूनियन, मतलब इंडिया में क्या है, यूनियन है, स्टेट डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकते, स्टेट्स के पास कोई भी सिटीजनशिप देने की पावर नहीं है, तो ये फेडरल कंट्री को प्रमोट नहीं करता, ये यूनिटरी वाइसनेस दिखाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाई कैमरलिज्म, मैंने आपको बताया बाई कैमरलिज्म क्या होता है। बाई कैमरलिज्म बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक है? इसका रीजन है कि राज्यसभा और लोकसभा दो चीजें होती हैं सेंटर पे, तो लोकसभा के क्या है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट होती है, तो यूनिटरी वाइसनेस है। राज्यसभा में क्या होता है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, स्टेट्स के द्वारा चूज किया जाता है इन्हें, एमएलए चूज करते हैं, तो ये क्या है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है कि स्टेट किस तरह से अपनी चीजों को प्रमोट कर सकता है और सेंटर तक बात को पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। अब चौथा देख लो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, भाई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी वाइसनेस को शो करता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को शो नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम इमरजेंसी के टाइम पर यूनिटरी हो जाते हैं, तो आप देखोगे इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स, इंस्पायर आईएएस के चैनल, फीडबैक के आईएएस के चैनल, व्हाट्सएप चैनल, कहीं भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेंटरशिप चाहिए वो भी हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, इंडिया फेडरेशन डिफर फ्रॉम अमेरिकन फेडरेशन, मतलब इंडिया का फेडरेशन अमेरिकन फेडरेशन से कैसे डिफर करता है? इंडियन स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस, बिल्कुल गलत। स्टेट्स जो है, यही तो कंफ्यूजन है, यूपी का जो है क्यों पावर पॉलिटिकली ज्यादा मानी जाती है, पॉलिटिकली ज्यादा कंट्रोवर्सी यूपी में क्यों देखने को मिलती है? इसका वन ऑफ द रीजन क्या है, पार्लियामेंट के अंदर यूपी की बहुत सारी सीट्स हैं। अब यूपी की ये सीट्स क्या है, ये बहुत सारी पॉलिटिकल एंगल को प्रमोट करती हैं, तो क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में नहीं है। अपर हाउस किसे बोलते हैं? राज्यसभा को। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, जबकि लोअर हाउस लोकसभा को बोला जाता है, क्योंकि लोकसभा स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, यहां से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इंडिया इंडियन स्टेट कैन सिसीड, बिल्कुल गलत, ये तो 10 बार हम लोग डिस्कस कर चुके भाई, सिसीड करने की पावर है ही नहीं। इंडियन फेडरेशन वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, बिल्कुल सही, इंडियन फेडरेशन एग्रीमेंट से नहीं बना है। ठीक है, जबकि आप अमेरिकन फेडरेशन देखोगे तो स्टेट के एग्रीमेंट से बना है। इंडियन स्टेट हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत, कोई किसी स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको अगर इसकी